रह गया था और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पिछली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो ये उसका रिवीजन है। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द अगर आते हैं तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया होती है डू या डज। जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में हो, यानी आई, वी, यू, दे, जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे इत्यादि शब्द आए तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, जब सब्जेक्ट हमारा यानी कर्ता एक वचन हो, ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मुख्य क्रिया का नियम है जब सब्जेक्ट एक वचन हो, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो यानी ही, सी, इट या किसी का नाम आएगा तो मुख्य क्रिया में यस या ई एस जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक नोट था कि इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा रिवीजन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे दोस्तों। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। उसमें भी एक पॉजिटिव और निगेटिव, टाइप सेकंड में भी पॉजिटिव और निगेटिव। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, वे स्कूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला हम हेडिंग डाल लेंगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंटेंस का एक उदाहरण लिया हमने, वे स्कूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पॉजिटिव सेंटेंस को जो बदलने का रूल होता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करने का जो रूल होता है, एक नियम होता है, वह रूल है पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंटेंस का जो हिंदी वाक्य होता है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये एक रूल है जिसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यह रूल सभी प्रकार के टेंस में लागू होता है। ठीक है, चलिए इसी नियम द्वारा हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। चलिए पहले लेते हैं सब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य में सब्जेक्ट रहा वे की इंग्लिश दे। ठीक है दोस्तों, दे। फिर हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब हो गया जाना। मेन वर्ब हो गया जाना। जाना का होता है गो। ठीक है, दे गो, फिर टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे रमेश क्रिकेट
खेलता है, रमेश क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको भी बदलेंगे। चलिए, पहला है सब्जेक्ट, पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया रमेश, सब्जेक्ट रमेश, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो होता नहीं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, आ जाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया खेलना, तो प्ले। देखिए, जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। रमेश प्लेज क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, चलिए, हम पॉजिटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल ले चुके हैं। वे स्कूल जाते हैं, ठीक है, दे गो टू स्कूल। फिर रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश प्लेज क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का रूल था। हम इस रूल को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों, ये नियम सभी प्रकार के टेंस में लागू होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, उसमें एक वर्ड आता है नहीं। अगर वाक्य में नहीं आया हो और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम हो, इसका मतलब वह सब्जेक्ट, वह वाक्य निगेटिव में होगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, इसको ट्रांसलेट करने का जो रूल है वह होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है और बाकी सभी नियम वही हैं। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले में एग्जांपल लिया था, वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिया था, पॉजिटिव सेंटेंस में लिया था, वे स्कूल जाते हैं। इसमें हो जाएगा वे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, अब हम इस वाक्य को इस नियम द्वारा ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हो गया वे यानी दे। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए सब्जेक्ट है प्लूरल में यानी दे आया है। ठीक है, सब्जेक्ट है प्लूरल में, दे आया है, तो सहायक क्रिया लगेगा डू, दे डू नॉट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया जाना, गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, दे डू नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार और भी जो वाक्य हैं, जैसे मैंने उसी में एग्जांपल लिया था, पॉजिटिव में ही एग्जांपल लिया था, रमेश क्रिकेट खेलता है, तो इसमें हो जाएगा रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है, रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है। चलिए अब इसका बनाएंगे। तो देखिए, पहले सब्जेक्ट हो गया रमेश, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डज। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा दोस्तों, डज। फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब देखिए खेलना, प्ले। रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए, अब हम दोनों वाक्यों को जो पॉजिटिव में लिए थे वही निगेटिव बनाकर दोनों वाक्यों का ट्रांसलेट कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस
को इस नियम द्वारा बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप फर्स्ट, जिसको यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव बोला जाता है, और दूसरा है टाइप सेकेंड, जिसको WH टाइप का इंट्रोगेटिव बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो टाइप फर्स्ट पॉजिटिव पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है। चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए, क्या रमेश क्रिकेट खेलता है? क्या रमेश क्रिकेट खेलता है? ये इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट है और ये पॉजिटिव है। अब इसका निगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा क्या रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है? क्या रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है? ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें आया है नहीं, इसलिए ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट जो है वो दो प्रकार का होता है। क्या, देखिए एक पॉजिटिव है, जैसे कि एग्जांपल में क्या रमेश क्रिकेट खेलता है, और दूसरा निगेटिव है क्या रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का, जो इस प्रकार का वाक्य होता है। और इसका जो रूल है वो होता है पहले हो जाएगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ज्यादा नियम में बदलाव नहीं है दोस्तों, बस शब्दों को इधर से उधर रखा गया है। पॉजिटिव और निगेटिव में पहले सब्जेक्ट होता था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस नियम द्वारा इस प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में चेंज करेंगे। देखिए कैसे होता है। पहले होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हमें इस वर्ड से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ से क्या से शुरुआत होता है तो वो टाइप फर्स्ट होता है। तो देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब, रमेश है एक वचन, देखिए रमेश है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए सहायक क्रिया लगेगी डज। ठीक है, रमेश सिंगुलर नंबर इसलिए सहायक क्रिया डज। फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट की बारी आती है। सब्जेक्ट है रमेश, डज रमेश, फिर मेन वर्ब है खेलना, प्ले, डज रमेश प्ले, फिर ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, देखिए ये रूल था, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक एग्जांपल लिया, क्या रमेश क्रिकेट खेलता है। तो देखिए इस नियम द्वारा इस वाक्य को हमने ट्रांसलेट किया कि पहले हेल्पिंग वर्ब, रमेश सिंगुलर नंबर है इसलिए सहायक क्रिया डज, फिर रमेश यानी सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्ले, फिर क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या बच्चे घर में रोते हैं? क्या बच्चे घर में रोते हैं? अब इसका बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए बच्चे यानी एक बच्चे की तो बात हो नहीं रही है, तो ये है प्लूरल नंबर, यानी बहुत सारे बच्चे हैं तो प्लूरल नंबर बहुवचन में है। ठीक है, तो बहुवचन के लिए सहायक क्रिया जो प्रयोग होती है वो डू, पहले सहायक क्रिया यानी डू, फिर सब्जेक्ट बच्चे चिल्ड्रेन, फिर मेन वर्ब रोना,
डू चिल्ड्रन वीप इन यानी घर में, इन होम, ठीक है, डू चिल्ड्रन वीप इन होम, ठीक है दोस्तों। तो हमने दो वाक्य लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट का, पॉजिटिव में दो वाक्य, एक क्या रमेश क्रिकेट खेलता है, दूसरा क्या बच्चे घर में रोते हैं। दोनों को इस नियम द्वारा हमने ट्रांसलेट किया। देखिए हेल्पिंग वर्ब, नियम है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम और आगे चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। हम कुल 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसमें तीसरे प्रकार का सेंटेंस चल रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव, निगेटिव, ठीक है दोस्तों। चलिए जो निगेटिव को बदलने का जो रूल होता है वो होता है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ज्यादा बदलाव नहीं दोस्तों, बस टाइप फर्स्ट पॉजिटिव में नॉट नहीं था तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है और सारा नियम वही है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट आ गया दोस्तों, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम इस प्रकार के वाक्य को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे क्या लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ती हैं? क्या लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ती हैं? तो देखिए दोस्तों, अब ये है इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट है। अब देखिए टाइप फर्स्ट कैसे पता चलता है, जैसे जब हिंदी वाक्य क्या से शुरुआत हुआ हो तो वह इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट होता है, और जब ये क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आए हों तो इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड होता है, यानी दूसरे प्रकार का होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट, इसलिए यह क्या यानी यहाँ से क्या से शुरुआत हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकेंड, तो अभी आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसी नियम द्वारा हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे क्या यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, लड़कियां यानी बहुवचन में है, यानी बहुत सारी लड़कियों के बारे में बात किया जा रहा है, ये प्लूरल नंबर है, इसलिए सहायक क्रिया क्या लगेगा दोस्तों, डू, सहायक क्रिया डू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो गया लड़कियां, गर्ल्स, ठीक है, डू गर्ल्स, फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब पढ़ना, रीड, डू गर्ल्स नॉट रीड इन स्कूल, डू गर्ल्स नॉट रीड इन स्कूल, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और वाक्य ले लेते हैं। क्या निशा रात में नहीं टहलती है? देखिए दोस्तों, एक हमने और एग्जांपल लिया है, क्या निशा रात में नहीं टहलती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन दोनों वाक्य को इसी नियम से बदला जाएगा दोस्तों। चलिए पहले है हेल्पिंग वर्ब लगेगा निशा के साथ। देखिए निशा है, एक लड़की का नाम है निशा, तो ये सिंगुलर नंबर में है। हमने लिखा था अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए
या ही सी इट इनमें से कोई एक आ जाए जिसका प्रयोग हो रहा हो तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है। तो सहायक क्रिया डज, डज निशा, डज निशा, डज निशा, फिर नॉट, डज निशा नॉट, फिर मेन वर्ब टहलना, वॉक इन नाइट, डज निशा नॉट वॉक इन नाइट। ठीक है दोस्तों, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट का निगेटिव भी पढ़ लिया है, जिसमें जिसका ट्रांसलेट करने का जो नियम है वो है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लिया है, क्या लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ती हैं? डू गर्ल्स नॉट रीड इन स्कूल, क्या निशा रात में नहीं टहलती है? डज निशा नॉट वॉक इन नाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। अभी आपको पता चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट किस प्रकार का होता है और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, और इसमें भी एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, मैं समझा दूं आपको एग्जांपल के रूप में एक वाक्य लेकर। जैसे अभी हमने लिखा था, क्या निशा रात में नहीं टहलती है? एक एग्जांपल इसी का बनाएंगे, निशा, निशा रात में क्यों टहलती है? निशा रात में क्यों टहलती है? देखिए दोस्तों, ये है इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड टाइप का। ठीक है, देखिए इस वाले वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द आया है वह वाक्य के बीच में आया है। ठीक है दोस्तों, ये रहा, देखिए, ठीक है, देखिए बीच में आया है। प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है तो वह इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड यानी WH टाइप का सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाले वाक्यों को अब देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस में है, अभी इसका निगेटिव भी हम बना सकते हैं, जैसे निशा रात में क्यों नहीं टहलती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड का निगेटिव सेंटेंस है। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, निशा रात में क्यों टहलती है, अगला सेंटेंस है निशा रात में क्यों नहीं टहलती है। क्यों के साथ नहीं आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड निगेटिव है ये। ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड है लेकिन ये पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वाले वाक्य को, फिर निगेटिव वाले वाक्य को। तो निगेटिव को मैं मिटा देता हूं, पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव वाले वाक्य को, पॉजिटिव वाले वाक्य को। ठीक है, चलिए अब ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसलेट करने का रूल होता है उसमें होता है पहले ही क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार के वाक्यों को हम ट्रांसलेट करने का जो नियम होता है उसमें होता है पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है दोस्तों, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जो बीच का जो क्वेश्चन वर्ड होता है इसी को सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अभी इसको बदलते हैं, बदल कर देखते हैं। पहले क्यों का यानी क्वेश्चन वर्ड, जो हिंदी वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड आया होता है पहले उसी का बदलते हैं। तो क्यों का वाई, क्यों का वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो देखिए सब्जेक्ट या निशा एक वचन या सिंगुलर नंबर है, इसलिए
सहायक क्रिया डज, यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट निशा वाई डज निशा, फिर मेन वर्ब टहलना, वाई डज निशा वॉक इन नाइट, इन नाइट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने इस वाले वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है कि निशा रात में क्यों टहलती है। देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये फुल स्टॉप ना होकर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक प्रकार और बचा है। देखिए एग्जाम्पल में, अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं ले लूं, वे छत पर क्यों सोते हैं, वे छत पर क्यों सोते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले वाक्य को हम चेंज करेंगे। तो देखिए पहले क्यों आया है, ठीक है, या इसके जगह कोई और भी हो सकता है, क्यों की जगह कोई और भी वर्ड हो सकता है, शब्द हो सकता है। वे छत पर कब सोते हैं, कब सोते हैं, ये भी हो सकता है। चलिए अब हम इसको बदलेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन वर्ड, यानी जो क्वेश्चन वर्ड आता है कब, क्वेश्चन वर्ड के रूप में यही सब वाक्य आते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, यही सब वाक्य क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आया है कब। चलिए अब हम कब को बदलेंगे। पहले व्हेन, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, वे है हेल्पिंग वर्ड, तो इसलिए सहायक क्रिया लगेगी डू, व्हेन डू, फिर क्या दोस्तों, यानी सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट वे यानी दे, व्हेन डू दे, फिर मेन वर्ब सोना, वीप, व्हेन डू दे वीप, सॉरी सोना स्लीप होता है दोस्तों, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, स्लीप स्लीप, व्हेन डू दे स्लीप ऑन रूफ, वे छत पर कब सोते हैं, वे छत पर कब सोते हैं, व्हेन डू दे स्लीप ऑन रूफ, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, छत पर। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको बदल लिया है। अब जो अंतिम वाला वाक्य बचा है निगेटिव सेंटेंस, अब उसको देख लेंगे, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यही 6 वाक्य हर टेंस में, यानी हर प्रकार के टेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट हो, पास्ट परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, उसमें यही 6 प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। और आगे से हम लोग सिर्फ क्या वाक्य की पहचान करेंगे, और उसके बाद उसकी सहायक क्रिया देखेंगे। फिर 6 प्रकार के वाक्य, एक वाक्य से हम 6 प्रकार के वाक्य आसानी के साथ बना सकते हैं। बस हमें ये रूल याद होने चाहिए, यानी ये नियम याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ेंगे अंतिम वाला अंतिम वाक्य जो कि निगेटिव है। ठीक है दोस्तों, निगेटिव है, टाइप सेकंड निगेटिव, टाइप सेकंड निगेटिव। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, इस प्रकार के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, यहां पे क्या प्रयोग होगा, नॉट, ये नॉट यहां पे लग जाता है, फिर टाइप सेकंड निगेटिव हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर
सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत लंबा रूल नहीं है दोस्तों, बस इन्हीं क्रम को आगे पीछे करके बनाया गया है। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम टाइप सेकंड निगेटिव के कोई वाक्य ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। कोई एक हिंदी वाक्य ले लेते हैं, जैसे गीता गीता घर में खाना क्यों नहीं पकाती है। गीता घर में खाना क्यों नहीं पकाती है या बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस वाक्य को हम टाइप सेकंड के निगेटिव के इसी नियम द्वारा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है ना, तो हिंदी वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये बीच में आया है, पहले इसी को बना लेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए गीता है सब्जेक्ट, तो इसी के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। गीता सिंगुलर नंबर है, इसलिए सहायक क्रिया डज, वाई डज, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट गीता, वाई डज गीता, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब पकाना, कुक, फिर ऑब्जेक्ट, वाई डज गीता नॉट कुक फूड इन होम, वाई डज